हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त महीने के लास्ट वीक के यानी कि फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर आपका शुरू हो चुका है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एग्जाम्स की बात की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सितंबर महीने का मॉक टेस्ट शेड्यूल बनाया गया है 3 एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पहले पे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट दिख रहा है, फिर जेकेपीएसआई और वीएलडब्ल्यू। तो ये मॉक टेस्ट शेड्यूल अब आप लोगों को फॉलो करना है, आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है, फिर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। उसके ठीक एक दिन बाद आपको मिलेगी एनालिसिस वीडियो जिसमें हम लोग बता देंगे कि उसका कट ऑफ पेपर का क्या जाता है। और इस बार जो कट ऑफ होगा, जितने भी बच्चे इसको अप्लाई करेंगे या जितने बच्चे इस टेस्ट को देंगे उसको हम लोग बिल्कुल उसी रेशो में निकालेंगे जितनी आपकी फाइनल बच्चे और वैकेंसीज हैं, उस रेशो में निकाल के एक फाइनल कट ऑफ आपके सामने आएगा जिसमें कि आप लोगों को एक रियलिटी चेक मिलेगा और आप लोगों की जो तैयारी हिली हुई है उसको एक रियलिटी चेक के बाद वापस कंटिन्यू करने में आसानी होगी। इसी के साथ आपको बता दूं ये आप ये मिल जाएंगे आपको SSS ऐप पे। जेकेपीएसआई के केस में आपको हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स की वापस से क्लासेस भी दे रहे हैं जो हमें लग रहा था कि जिसकी ज़रूरत आपको है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिर्फ आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, वहीं उसी के साथ ही अगर बात करें वीएलडब्ल्यू का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जो एग्जाम्स सीबीटी बेस्ड होंगे उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ये बन जाता है कि इसके मिनिस्टर कौन है। इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उत्तर उधमपुर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च करा है इंडिया का पहला इंडिजिनियस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों बनाती है इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन के ऊपर आप लोगों को मैंने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है क्योंकि आने वाला टाइम में फ्यूचर आपका यही है। तो पहली जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है ये कहाँ पे डेवलप की गई है और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो ये डेवलप की गई है CSIR KPIT के द्वारा। अब CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा। इन्होंने भी हाल ही में किया है और ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ पे एक जगह है महाराष्ट्र में नागपुर, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी इस समय हमारे ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी के, रोड एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए फिलहाल इतना ही, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि CSI NCL के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रीजन क्या है, जब लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे CBT एग्जाम्स हुए थे जो हम लोगों ने देखा था जैसे जूनियर असिस्टेंट के, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि GI टैग बेस्ड थे। और जो लास्ट टाइम पेपर हुए थे CBT जूनियर असिस्टेंट के, उसके जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो 20 में से 15 क्वेश्चंस एज इट इज हमारी सेक्शन से जो हम लोगों ने पढ़ाया हुआ था वो पेपर में पूछे गए थे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी हाल ही में GI टैग मिला है मिथिला मखाना को। अब मिथिला मखाना कहाँ से बिलोंग करता है यानी कि किस स्टेट में है? तो ये जो है ये है बिहार में। मिथिला अगर आप लोगों ने जगह सुनी होगी तो ये बिहार में है। बिहार के मिथिला मखाना को मिला है GI टैग। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ, आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा GI टैग मिलता है जम्मू कश्मीर से काफ़ी चीज़ों को मिल चुका है, जिसमें हमारा सेफ्रॉन आ जाता है, हैंडमेड कारपेट जो हमारे हैं उसको मिल जाता है। कारपेट्स की अगर बात की जाए तो कारपेट जो हमारे यहाँ पे है इनको QR कोड लगा के अब जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि ये जम्मू कश्मीर से ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि GI टैग मिलता है, लेकिन मेरे को बताओ ये टैग कितने साल तक वैलिड होता है? ये जो टैग मिलता है ये 10 साल तक वैलिड होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब कभी भी किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है तो कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी उससे मिलता जुलता सिमिलर आइटम जो है अपने नाम के साथ या इस नाम के साथ नहीं बेच सकता, ये भी याद रखना। मिथिला मखाना जो है ये बिहार का ही है और ये बिहार का ही GI टैग इसको मिला। इसके से कोशिश क्या की जाती है, जैसे फार्मर जो ये बनाते हैं इसके जो सेल है इसमें जो है इंप्रूवमेंट हो, जो कि हम लोगों ने देखा था किसके केस में? सैफरॉन के केस में।
जब सैफरॉन को जीआई टैग मिला था, सैफरॉन वैसे ही महंगा था, इसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस भी बढ़ गए थे और बहुत सारी डायरेक्ट मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि मिडल मैन के अलावा आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही इनमें पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने की बात की है। अब ये नाम किसके ऊपर रखा जाएगा? तो ये जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये अब शहीद भगत सिंह के नाम के ऊपर रख दिया जाएगा इसका एयरपोर्ट का नाम, और ये दोनों ने एग्री कर दिया है। तो ये भी याद रखना। अब चंडीगढ़ का ही एयरपोर्ट क्यों? तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में अभी बड़े चलो कैंपेन को शुरू किया गया है। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसके तहत जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट था, ताकि जितना भी यूथ सेंट्रिक जो एक्टिवेशन है इसको बढ़ाया जा सके। तो ये बड़े चलो जो है ये किसने किया था? तो ये किया गया था कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको हाल ही में लॉन्च किया था। कब से कब तक ये चला था? ये चला था 5 to लेके 11 अगस्त तक। ये जो इवेंट था ये चलाया गया था, बड़े चलो इसका नाम था। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े चलो के में हुआ क्या था, तो 75 सिटीज। अब यहाँ पे 75 का मेन टारगेट क्यों रखा गया है? तो देखो 75 जो था वो 75th इंडिपेंडेंस जो हमारी थी डे, उसको किया जा रहा था सेलिब्रेट। तो 75 यहाँ पे कोशिश की गई थी सिटीज़ में फ्लैश डांसेस के तहत ही यहाँ पे इस इवेंट को कराया जाए, तभी इसका नाम क्या रखा गया था? बड़े चलो। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बड़े चलो इवेंट कहाँ पे किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा, होमवर्क लिख लीजिए कि आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इस समय मिनिस्टर कौन है। तो इनके मिनिस्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में, और ये क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये ज़रूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें जो पहली इंडियन बनी? और देखो जब भी ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बेसिक जूनियर असिस्टेंट के पेपर उठा के देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस में वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन थे या जो पहली बार बने हैं वो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब UEFA वुमेन चैंपियनशिप लीग जो है वो बहुत एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है फुटबॉल का। तो यहाँ पे पहली इंडियन कौन सी हैं जो खेलेंगी? और ये विमेन प्लेयर हैं, इनका नाम है मनीषा कल्याण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, याद रखना। पेपर में डायरेक्ट आएगा कि मनीषा कल्याण किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को कि मनीषा कल्याण कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये फुटबॉल प्लेयर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में सद्भावना दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त के दिन। इस दिन क्या हुआ था? जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में सद्भावना दिवस का मतलब होता है हारमोनी डे। तो ये याद रखना आप लोग। ये 78th एडिशन था और इनके बर्थ एनिवर्सरी की ही अगर हम बात की जाए तो इसी दिन को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक्सेशन हुआ था तब ये बने के थे, और ये यंगेस्ट पीएम थे। अब ये भी याद रखना, ये यंगेस्ट पीएम थे जो कि जिन्होंने सर्व किया है इंडिया को। यहाँ पे ये चीज़ें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे तो आती नहीं है बट कई बार अगर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कोलैबोरेट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि वो डेवलप करेगा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसी क्वेश्चन को बता दूं तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। नहीं, अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल निकालेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है एक आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो था, जो लास्ट टाइम आया था, इसको किसने टॉप किया था? गुजरात ने टॉप किया था, ठीक है। और ये आता कब है? गुड गवर्नेंस डे अगर आपसे पूछा जाए ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को, ठीक। लेकिन पिछली बार पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो था वो आया था, किसका आया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आया था जम्मू कश्मीर का। जैसे स्टेट्स का ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए एक स्टेट है उसके अंदर जैसे जम्मू कश्मीर है उसके अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका ये इंडेक्स आया था, जिसको टॉप किसने किया था?
वो किया गया था जम्मू के द्वारा। तो ये भी याद रखना, अमित शाह ने इसको किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल बनाने की बात की गई है, जिसका नाम अगर अब आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंडर आता है। तो इसको बनाने की बात की गई है अरुणाचल गवर्नमेंट ने, साथ में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि मिलकर एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो बिल्ड करेगी इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप विद एन आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट ने कहा है, तो ये कहा गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि वो बनाएगी पहला ऐसा एजुकेशन टाउनशिप जिसके तहत क्या होगा, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इन्होंने ही सबसे पहले लॉन्च किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ही अब इनका क्या आया है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यूपी ने यहां पे कहा है। अब ये चीजें क्यों की जा रही है, इससे पहले अब आपको एक और चीज बताऊं। उत्तर प्रदेश, अब जैसे हमारी इंडिया ने कहा है कि हम लोग क्या बनेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब ये इंडिया कैसे बनेगा, इंडिया तब बनेगा जब हमारी स्टेट्स अच्छा करेंगी। अब इंडिया बेसिकली क्या है, इंडिया हम लोग हैं, हम लोग मिलके सिटीज बनाते हैं, सिटीज के लोग मिलके सारे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग मिलके एक स्टेट, और स्टेट सारी मिलके बनाती है कंट्री। अब ये जो 5 ट्रिलियन का टारगेट है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे यहाँ की सबसे बड़ी स्टेट जो हमारी एक आ जाती है पॉपुलेशन वाइज, ये अपने आप को ना करे। तो उत्तर प्रदेश ने एक टारगेट सेट किया है किसका, कि ये क्या बनेगी, ये बनेगी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसके लिए इन्होंने किसके साथ किया था यहाँ पे एक टाई अप, मैंने आपको पढ़ाया है, इन्होंने किया था डेलोइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये भी यही आप मान के चल लीजिए कि उसी का ही एक स्टेप है, एजुकेशन टाउनशिप यहाँ पे जो बनाया जाएगा, ताकि हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यूथ को मिले और वो इक्विप कर सके उन चीज़ों को, और काफ़ी सारे वेरियस प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो यहाँ पे मिलेगी एक ही जगह में। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक अगर याद रखने का तरीका है कि मान लो एक ही जगह पे आप लोग आ सकते हैं, एंट्री आपको एक ही जगह से करनी है, लेकिन आप लोग अपनी करियर के लिए काफ़ी अलग अलग एग्जिट से जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट किसका है प्रोग्राम, तो ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल ओलंपियाड हुई है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, जिसमें इंडिया का कौन सा रैंक रहा है। इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं यहाँ पे, सब नाम आपको याद नहीं रखने। इंडिया ने टोटल जो है 3rd रैंक पे ख़त्म किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जीता कौन, या कि पहले नंबर पे कौन आया, हाँ, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे जो ये इवेंट हुआ था, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इवेंट हुआ कहाँ पे था। ये इवेंट हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था जॉर्जिया में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये एनुअल कॉन्टेस्ट होता है, हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, और ऑफिशियली अगर पहली बात पूछी जाए जीता कौन है, तो ये जीता है ईरान ने। इंडिया का रैंक 3rd रहा है और ईरान यहाँ पे विनर आया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ओपन करी है अपनी ऑल वुमेन ब्रांच। अब देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन को भी समझना। जब भी कभी इस तरीके के इनिशिएटिव्स आते हैं तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासतौर पे सीबीटी में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने खोली है केरला में एग्जैक्ट जगह है कोझिकोडे, वहाँ पे खोली है टू एनहांस जेंडर डाइवर्सिटी इन द बैंकिंग सेक्टर। अब देखो 2 चीज़ें हैं, किसने की है, HDFC ने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब पेपर में पूछा जा सकता है HDFC ने जो अपनी फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच ओपन करी है, ये किस जगह में करी है, तो ये याद रखना, ये केरला में करी गई है। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उस पर भी टॉप कौन करता है, केरला करती है, ये भी आपके सिलेबस में है। और HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो ये ब्रांच भी केरला में ही ओपन हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में उस पर्सनालिटी का नाम बताइए जिसको लिबर्टी मेडल मिला है अक्टूबर 2022 में, जो जिसे मिलेगा। अब देखो 2 चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए। पहली चीज़, लिबर्टी अवार्ड कौन सी कंट्री देता है। लिबर्टी अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और आप लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से ही आज यूक्रेन इस हालत में पहुंची है। तो यूक्रेन ये अवार्ड दे रहा है वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। तो लिबर्टी मेडल मिलेगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। तो ये भी याद रखना आप लोग, यूक्रेन में जो वॉर चल रही है रशिया के अगेंस्ट, यूक्रेन और रशिया की वॉर,
इसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस और नाटो बहुत हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल है, बट ये उनको अवार्ड दे रहे हैं इस तरीके का, तो बस आप लोग यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो लिबर्टी अवार्ड अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हर साल मिलता है। कौन सी फाउंडेशन देती है? तो ये फाउंडेशन जो अवार्ड देती है उसका नाम है फिलाडेल्फिया फाउंडेशन। पेपर में नहीं पूछा जाएगा बट याद कर लेना, कई बार क्या पता है ऐसी चीज़ें बाय चांस पूछ ली जाती है पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग प्लीज मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट और यूटी ऐसी है जिसने विलेज डिफेंस गार्ड वीडीजी स्कीम, आप लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस स्कीम को वीडीसी स्कीम सुना हो, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 में शुरू की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अप्रूवल दे दिया है, 15 अगस्त से बनाने की बात की गई है। कहाँ पे होगा? तो ये होगा जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडीजी का मेन रोल क्या होगा? जैसे वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है ये क्यों की गई है? ताकि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को लिया जाए जो कि आर्म सिविलियंस भी हो सकते हैं, और उनको कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि जितने भी आइडेंटिफाइड विलेजेस होंगे जो बॉर्डर एरिया के पास आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा मैप है, यहाँ पे जो जो बॉर्डर एरियाज में जगहें आती हैं वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि इन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और उसके तहत कोशिश की जाएगी कि जैसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन हो गई या फिर जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है विलेजेस की, वो इनको दे दी जाए। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाएगी ताकि जो भी ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट होती है उसको भी रोका जाए। अब यहाँ पे बात की जाए अगर स्पेसिफिकली, तो 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाएगा वीडीजी को। एक होंगे V1 जिनको मंथली 4500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, एक होंगे V2 कैटेगरी जिसमें 4000 रुपये तक मिले जाएंगे। और वीडीजी को क्या है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये प्रोटेक्ट कर पाए कि प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जितनी भी होंगी डिफाइंड एरिया जहां जहां पे भी होगा। अब अगर बात करें, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको वीडीसी जाना जाता था, यानी कि विलेज डिफेंस कमिटी के रूप में, जिसमें वॉलंटियर्स खुद आते थे फ्रॉम विलेजेस और उनको ट्रेन किया जाता था इंडियन आर्मी और पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको वीडीजी और वीडीसी दोनों मिलता है तो ऑप्शन वीडीजी को याद रखना। जो अब स्कीम को लॉन्च किया गया है उसका नाम विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम है और ये जम्मू कश्मीर में की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की अगर बात की जाए अक्रॉस द ग्लोब कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इस पूरा जो इवेंट है वर्ल्ड वीक वाटर वीक की, इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसका थीम थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा पेपर में। अब क्या ये हर साल अगर पूछा जाए तो ये 23 से लेके अगस्त से लेके 1 सितंबर तक होती है? ऐसा नहीं है, ये हर साल अलग अलग डेट में आती हैं। जो लास्ट वीक होता है बेसिकली अगस्त का, जैसे मान लीजिए जो मंडे से शुरू होगा उस दिन ये ऑब्जर्व की जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लास्ट ईयर अलग दिन में थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी बनी है जो कि फर्स्ट अमंगेस्ट जितनी भी स्टेट यूटीज है टू एस्टेब्लिश अटल टिंकरिंग लैब इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग? तो किसने कहा है? तो ये भी कहा गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर पहली बनी है जो कि एस्टेब्लिश करेगी ATL, जिसे हम अटल टिंकरिंग लैब भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, क्या नाम है उसका? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है इस समय प्रधानमंत्री, और हमेशा याद रखना ये प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर मान लीजिए कल को नरेंद्र मोदी के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर आता है तो वही इसके होंगे। अब यहाँ पे बात की जाए तो होगा क्या? अब नीति आयोग रेप्लिकेट करेगा जो JNK का मॉडल है अटल टिंकरिंग लैब का सारे इंडिया के पार्ट्स में, जिसके बेसिस में 50-50 पार्टनरशिप जो है वो की जाएगी, यानी कि 50% स्टेट देगी, 50% नीति आयोग। तो यहाँ से ये चीज़ों की गई है। अब इसका मेन एम क्या है? ताकि जितने भी यंग माइंड्स हैं फिर वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूसर होंगे, और कोशिश की जाएगी कि उनको इस तरीके से बनाया जाए ताकि वो चीज़ों को बनाए ना कि कंज्यूम करें। वही सेम चीज़ है। अब हम लोग जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हम लोग आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हमसे काफ़ी ज़्यादा रुपए में ये चीज़ें करते हैं अगर नेशनल लेवल पे जाए तो, लेकिन हम लोगों ने भी अगर इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो यही चीज़ को ग्राउंड रियलिटी पे करा है। तो बहुत सारी स्कीम्स इसमें ऐसी मिल जाती है
अटल टिंकरिंग लैब की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए इतना काफी है, आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि पहली कौन सी स्टेट है जिसने किया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली पार्टनर करा है रेलटेल के साथ, जिसके तहत ये कोशिश करेंगे कि ये लॉन्च करे इंडिया का पहला शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखना, जैसे आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में आपको पूछा जाता है लैन मैन वैन, इनकी फुल फॉर्म बताओ, वैसे ही आपको याद रखना है RAN स्टैंड फॉर पे। हो सकता है पेपर में आपको पूछा जाए, कंप्यूटर में हो सकता है आपको ये चीज़ें इस तरीके से पूछी जाए। लैन की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, इन तीनों की, लोकल एक्सेस नेटवर्क या फिर ये सब चीज़ें आप बताना। अब यहाँ पे रैन नेटवर्क यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है, जितनी भी कंजस्टेड लोकेशंस है उसका एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए रेलटेल ने किसके साथ किया है, तो इन्होंने किया है क्लाउड एक्सटेल के साथ। रेलटेल बेसिकली रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये एक मिनी रत्ना है, इन्होंने यहाँ पे किया है क्लाउड एक्सटेल के साथ, जो कि एक फुल स्टैक नेटवर्क है, यानी कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली, तो वो हेल्प करेगा किसमें, RAN में, यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क में। हो सकता है पेपर आपको कंप्यूटर सेक्शन में RAN के फुल फॉर्म पूछी जाए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम नेम्ड ऑल थिंग्स EV। अब देखो पेपर में क्वेश्चन जो बनते हैं ना, मैंने आपको बहुत बार पहले भी चीज़ें बताई हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पेपर में जब भी कोई चीज़ पहली बार हो रही है, खासतौर पे अगर उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, जो इंडिया पहली बार कर रहा है, या मान लीजिए वो कोई वुमेन है जो पहली बार कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया स्पोर्ट्स में जो UFA खेलेंगे, ये पूछे जाते हैं। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो CBD एग्जाम्स है खासतौर पे, इस पे क्वेश्चन बनते जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल बस है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे आगे, उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे GI टैक्स पे बन सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे बन सकते हैं, इंडेक्सेस पे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके एग्जाम्स पास आएंगे, मान लीजिए अगर अक्टूबर में पेपर होते हैं, तो मैं जनवरी टू अक्टूबर एक कंपाइल्ड वे में 10 से 15 दिन में आपको सारा करंट अफेयर वो भी करवा दूंगा। जो वीकली कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग साथ साथ करते रहिए। अब किसने यहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम बनाने की बात की है, जिसका नाम होगा ऑल थिंग्स EV, तो ये किया गया है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है EV के बेस्ड पे आता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अपॉइंटमेंट के ऊपर है। DRDO आपको पता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इजी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अभी हाल ही में चेयरमैन जो है नए अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है समीर V कामत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको याद रखिएगा। इनसे पहले कौन से थे, इनके पहले से जी सतीश रेड्डी ने बहुत सारे काम यहाँ पे किए हैं, जिसमें 2 नाम आप पहले याद रखना। एक तो आ गया आपका निर्भय क्रूज मिसाइल। अब ये जो निर्भय क्रूज मिसाइल है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, DRDO ने बनाई है। अब इंडिजिनसली की बात हो रही है तो एक शिफ्ट में आपको पक्का INS विक्रांत के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये हम लोगों ने खुद बनाया है बिना किसी की हेल्प के। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना। DRDO का मैं ही आपको बता देता हूँ, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इजी है ये क्वेश्चंस, बट आपको ये याद रखना है कि DRDO का नए चेयरमैन कौन बने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो पहली एयरलाइन बनी है इंडिया की टू यूज़ AI पावर्ड CAE राइज ट्रेनिंग सिस्टम। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है एयर एशिया के द्वारा। एयर एशिया ने भी हाल ही में CAE क्या है यहाँ पे, तो CAE है यहाँ पे कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका जो मॉडल है उसको यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, ताकि जितनी भी ट्रेनिंग सिस्टम होगा वो यहाँ पे आपका जो एयरलाइन सिमुलेटर्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तो यहाँ पे ये बनाने की कोशिश की है किसने, एयर एशिया इंडिया ने। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट करेगी, यहाँ पे जिसने बनाई है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन, और ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक में जो बच्चे कहते हैं ना क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बनते हैं कौन सी है ऐसी पहली वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट, तो ये है जर्मनी ने इसको अभी हाल ही में किया है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले सरप्राइजिंगली तीनों हफ्तों में आया है। सेकेंड वीक में मैंने आपको बताया था बैन लगा है, थर्ड वीक में आपको बताया बैन हट गया है। आज ये ऑफिशियल आपको बता दूं, फीफा ने बैन हटा दिया है यहाँ पे, जो AIFF पे लगा था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे। तो जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा ये खेला जाएगा, इसको होस्ट इंडिया ही करेगा। पेपर में आएगा कि कौन सा एडिशन है ये, तो ये 7th एडिशन है इस बार, जो कि इंडिया में खेला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इंडिया में ये इवेंट कहाँ पे होगा, 3 मेन लोकेशंस हैं, जिसमें एक आ जाती है आपकी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। उसके अलावा आपका आ जाता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि गोवा में है। इसके अलावा DY पाटिल, जो कि आपका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। उड़ीसा में आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ये भी याद रखिएगा। हॉकी वर्ल्ड कप का कहाँ पे खेला जाएगा, ये आपका उड़ीसा में खेला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब होता है। ये हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है पहली बार। रीजन क्या था, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था कहाँ पे, ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में, तब ये डे जो हमारे यहाँ के एथलेटिक फेडरेशन है, इन्होंने डिसाइड किया था कि आज से ये दिन हम लोग नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में बनाएंगे। बट वापस से आते हैं, नीरज चोपड़ा ने ही वापस से एथलीन सिमिया वांदा लुसेन डायमंड लीग भी जीत ली है। और कितने इन्होंने दूर फेंका था इस बार जेवलिन, तो वो था 89.08 मीटर। बट आपको ये याद रखना है, और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है डायमंड लीग मीट में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, नीरज चोपड़ा के रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप लोग याद रखना। ये टोक्यो में गोल्ड मेडलिस्ट थे, अगर आएगा तो बेसिक हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा डायमंड लीग मीट में किसने जीता है, तो ये तब भी नाम याद रखना नीरज चोपड़ा। और नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम था इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है पुलपारे बालकृष्ण के द्वारा। तो ये बुक भी याद रखना, बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वुमेन इक्वालिटी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है कब, 26 अगस्त के दिन हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, टू ऑनर द वुमेन ऑफ अमेरिका फॉर गेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। इस दिन इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला था ताकि ये वोट कर सके। तो यहाँ पे याद रखना 19 अमेंडमेंट हुई थी 1920 की, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। तो यहाँ पे वोटिंग राइट जो है वो वुमेन को मिले थे, तो इसी दिन को ये वुमेन इक्वालिटी डे के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इंडियन रेलवेज के द्वारा, ताकि जो भी हमारी रैपिड एक्शन फोर्स है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी, ताकि जितनी भी सिक्योरिटी है पैसेंजर्स की, इसको इम्प्रूव किया जा सके। और यहाँ पे एक मंथ लॉन्ग पूरा एक पैन इंडिया ड्राइव चलाई जाती है, ताकि जो क्रिमिनल्स आप लोगों ने अगर कभी देखे होंगे जो पैसेंजर्स को लूटते हैं, उनको रोका जा सके, उनके अगेंस्ट यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। अब इसके लिए किया क्या जाता है, बहुत सारे CCTV सर्विलेंस हो गई, या फिर सर्विलेंस जो एक्टिव क्रिमिनल्स या अदर्स हैं उस पर यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अभी हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये हाल ही में कहा गया है कि 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये किस स्टेट में है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम जो है, प्लानिटेरियम ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। वैसे इस साल बन जाना था, 2 साल कोविड की वजह से ये डिले हुआ है। इसको बनाने की टोटल कॉस्ट है 7 बिलियन रुपीस, यानी कि अगर मैं बोलूं तो 100 मिलियन US$ इसमें जो है वो बनाने में लगे हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये किसका हेडक्वार्टर होगा, ये होगा
आपको बता दूं इस्कॉन टेम्पल्स का हेडक्वार्टर होगा। अब इस्कॉन की फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के का याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो बनाया गया है, ये विजन था श्रीला प्रभुपाद का, उनका यहाँ पे था। 400 एकड़ की जगह पे बनाया गया है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये टेम्पल कहाँ पे बना होगा, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, तो ये वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट माना जा रहा है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। किसकी याद में, किसका बर्थ एनिवर्सरी होती है? लेजेंड हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, इनके याद में मनाया जाता है। कब होता है इनका बर्थ एनिवर्सरी? तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त के दिन। और आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम भी बदल के अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और ये एक लेजेंडरी प्लेयर थे। ऐसा माना जाता है कि इनके हॉकी स्टिक को चेक किया जाता था कि कहीं इस पे कोई गम वगैरह तो नहीं लगी, फेविस्टिक तो नहीं लगी, क्योंकि इतने अच्छे से ये खेलते थे और बहुत सारे गोल्ड मेडल जिताने में इन्होंने यहाँ पे भाग लिया है इंडिया को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन बन चुके हैं यहाँ पे? तो थर्ड रिचेस्ट बन चुके हैं गौतम अडानी। और दुनिया के अब ये सिर्फ 2 लोगों से पीछे है। एक तो आगे जेफ बेजोस और दूसरे आपके यहाँ पे आगे एलन मस्क। एलन मस्क अमेजोन के मालिक हैं और एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के हैं, या फिर टेस्ला, अगर आप लोगों ने गाड़ी का नाम सुना होगा तो वो उसके मालिक हैं। बट गौतम अडानी यहाँ पे थर्ड रिचेस्ट मैन बन चुके हैं और ये बहुत स्पीड से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं। और अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी इस समय 11th पे हैं। ठीक है, इंडिया की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली गौतम अडानी टॉप में होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनको यूनेस्को पीस प्राइज मिला है? देखो, 2 प्राइजेस होते हैं पीस के रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आ गया आपका यूनेस्को, जो आपके सामने है। इसके अलावा आपको नोबेल पीस प्राइज भी मिलते हैं। अब ये नोबेल पीस प्राइज जो आपके हैं ये अक्टूबर महीने में आना शुरू हो जाएंगे। बट यूनेस्को पीस प्राइज भी याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। किसने अभी हाल ही में जीता है ये? तो ये जीता है एंजेला मार्केल ने। एंजेला मार्केल जो हैं ये कौन है? ये फॉर्मर जर्मन चांसलर है। जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो एंजेला मार्केल ने अवार्ड जीता है पीस प्राइज का। क्यों जीता है? जो इन्होंने 2015 में डिसीजन लिया था कि जितने भी सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इन एरिया के जो रिफ्यूजीज थे, इन्होंने अपने देश में उनको शरण दे दी थी। तो इस वजह से इनको यूनेस्को पीस प्राइज का अवार्ड मिला है 2022 में। तो ये चीज़ याद रखना। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, ये पहली फीमेल चांसलर थी जर्मनी की भी। तो ये उस समय भी न्यूज़ में थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब भी पेपर में पूछे गए थे। अब यूनेस्को पीस प्राइज के बाद दोबारा पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंडिया के सात्विक सिराज रनकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने अभी हाल ही में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि टोक्यो में ही। अब देखो, पेपर में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकते हैं ये दोनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, पहला। दूसरा आपका ये बन सकता है कि भाई बताओ BWF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है जीती किसने? तो मेंस कैटेगरी में आपको बता दूं ये जीती है विक्टर एक्सेल्सन ने ये जीती हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और ये अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो इन्होंने ये जीती है। अगर आपसे पूछा जाए विमेन में किसने जीती है, तो विमेन में जीती है अकेन यामागुची ने, जो कि कहाँ से है? जापान से। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये दोनों भी याद रखना, ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये पता होने चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे बात करते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में सीएम उद्यम खादी उन्नयन योजना, ये हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो ये की गई है उत्तराखंड के सीएम जो हैं इस समय पुष्कर सिंह धम्मी। इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च की है। इसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितने भी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है 1500 रुपये पर मंथ की वो दी जाए, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है 8 से 14 साल के, उनको अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए वो चीज़ें कर सके। 2021 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड की सरकार ने, ताकि जो प्राइज मनी है स्पोर्ट्स पर्सन को मेडल जीतने पे ये लोग देंगे। और उसको बढ़ा दिया गया था, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पहले मिलती थी उसको 100% से बढ़ा दिया गया था। तो ये भी उत्तराखंड ने किया था, ये भी उत्तराखंड ने किया है।
सीएम खिलाड़ी उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो ये थे हमारे लास्ट वीक ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर को आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलते रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको फायदा होता है। और बात करते हैं जाते जाते यहाँ पे ये जो हमारे करंट मॉक टेस्ट शेड्यूल है सितंबर का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पहला टेस्ट आपका 4 तारीख को होगा। अपलोड हम लोगों ने अभी कर दिया है, रिवाइज करने के बाद ही इसको अटेम्प्ट करना। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग इनको लेने में इंटरेस्टेड है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको वहाँ पे तीनों मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी सितंबर लास्ट फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।